नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कड़ा रुख अख्तियार किया है। पहले सिंधु नदी का जल रोक देने की घोषणा की, तो अब आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पाकिस्तान को कितना फर्क पड़ेगा यह किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामले में पाकिस्तान भारत पर निर्भर है। ऐसे में जब कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल सत्ता के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो भारत सरकार के इस कड़े रुख के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वह बेमानी इसलिए नहीं है क्योंकि सुरक्षा चूक, खुफिया तंत्र की चूक का कई मामला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नाकाम रही है और तभी इतनी बड़ी घटनाओं को आतंकवादी आसानी से अंजाम दे पाते हैं। सवाल ये नहीं है कि सीआरपीएफ क्यों हटाया गया, और न ही सवाल ये है कि आतंकवादी एलओसी से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर पहलगाम में घटना को अंजाम कैसे दे दिया, और न ही सवाल हिंदू मुस्लिम का है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो साजिश रची थी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर, उसे तो कश्मीरियों ने ही फेल कर दिया। हर तरफ कश्मीरियों की ही चर्चा हो रही है, उनके कार्यशैली की प्रशंसा हो रही है कि किस तरीके से इस घटना के बाद उन्होंने सैलानियों का साथ दिया। वहीं देश भर में भी हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने वालों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि देश भर के मुसलमानों ने इस घटने की न केवल जमकर निंदा की बल्कि पाकिस्तान के झंडे भी जलाए। और इस दौर में तृतीय लिंग भी पीछे नहीं रहा। उन लोगों ने भी जगह जगह प्रदर्शन किए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन जो सवाल पुलवामा में थे उसे लोग आज तक नहीं भूले हैं। और इसलिए पहलगाम की घटना के बाद पुलवामा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल बताते हैं कि लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई बात नहीं भूलते हैं। और शायद यही वजह है कि जब आतंकवादियों को कंधार छोड़ा गया तब के तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान, तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। और पुलवामा को लेकर भी उठते सवाल एक बार फिर सबके सामने खड़े हो गए हैं। लोग याद कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, देवेंद्र सिंह कहां हैं? सचमुच क्या देवेंद्र सिंह, इतना बड़ा मामला हो चुका था पुलवामा में, चार्जशीट में देरी, विभागीय जांच का अभाव, संवेदनशील स्थलों पर तैनाती और पुरानी शिकायतों को नजरअंदाज करने का खामियाजा क्या पुलवामा में इस देश को भुगतना पड़ा था? सवाल कई हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलवामा को लोग याद कर रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा आज भी इस देश के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 14 फरवरी 2019 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। यह भारतीय इतिहास के लिए तो काला अध्याय है ही है, मोदी सत्ता के लिए भी एक काला अध्याय है। भारतीय सुरक्षा तंत्र की कमियों को भी उजागर करता है और एक चेतावनी भी देता है कि इससे सबक लेकर हमें आगे आतंकवादियों से किस तरीके से लड़ना है। हालांकि पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ले ली थी, और इसके बाद जब 2020 में डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई तो कई तरह के सवाल उठे। वे कश्मीर के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट थे, उन्हें जब पकड़ा गया तो उनके साथ हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी भी साथ में थे। गोला बारूद, घातक हथियार और 12 लाख रुपए नगद
ये पूरी गिरफ्तारी का सच है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उन्हें आतंकी मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन 90 दिन में चालान पेश नहीं कर पाई और मई 2020 में डिफॉल्ट जमानत मिल गई। यह प्रक्रियागत चूक थी। यदि कोई संदिग्ध है आतंकवादियों के साथ काम करने के लिए और उसकी जमानत हो जाना, वो भी 90 दिन में चालान पेश नहीं करने की वजह से, तो आप इसे प्रक्रियागत चूक तो मान लीजिए, लेकिन क्या इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की चूक ना हो? भारतीय दंड संहिता की धारा 167/2 पर यह प्रावधान है कि यदि 90 दिन के भीतर चालान पेश नहीं किया गया तो जमानत मिल जाएगी, और इसका फायदा देवेंद्र सिंह ने उठाया, जबकि एनआईए के पास या दिल्ली पुलिस के पास या खुफिया तंत्र के पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। जमानत के बाद एनआईए का बयान भी आया था कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन इस बयान के बाद जब चार्जशीट दाखिल हुई तो उसमें स्पष्ट जानकारी नहीं थी। ये चूक आतंकवादियों के खिलाफ जांच की गंभीरता पर सवाल ही नहीं खड़ा करते, बल्कि जन विश्वास को भी तोड़ा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सामान्यतः किसी भी कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसकी विभागीय जांच होती है, लेकिन देवेंद्र सिंह के मामले में विभागीय जांच भी नहीं हुई। इस मामले में मई 2021 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अनुच्छेद 226/2 के तहत उन्हें बिना जांच के बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा का तब नाम दिया गया था, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है इसलिए इनको नौकरी में नहीं रखा जाना चाहिए करके बर्खास्त कर दिया गया था उपराज्यपाल के द्वारा। जबकि विभागीय जांच होती तो सिंदर के गतिविधियों की गंभीरता से जांच होती और कौन कौन लोग उनके साथ शामिल थे इसका भी खुलासा हो सकता था, लेकिन विभागीय जांच भी जरूरी नहीं समझी गई और सीधे बर्खास्त कर दी गई। ठीक है, इस तरह के कर्मचारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन विभागीय जांच भी बेहद जरूरी है। जबकि देवेंद्र सिंह 2020 में गिरफ्तारी से पहले कोई नया नाम नहीं था। सिंह का नाम सबसे पहले 2004 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का बयान में सामने आया था। इसके अलावा 2016 में कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति द्वारा मंदिर की जमीन हड़पने का आरोप भी देवेंद्र सिंह पर था। उसके बाद भी इसकी जांच नहीं हुई और विभागीय जांच से बचना ये खतरनाक पैटर्न है। इस देश में आतंकवादियों को छूट देने का पैटर्न है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गिरफ्तारी से पहले देवेंद्र सिंह की तैनाती थी, वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर एंटी हाइजेनिक यूनिट में तैयारी की गई थी। यानी सोचिए कि जिस व्यक्ति पर अफजल गुरु ने आरोप लगा दिया था, जिस व्यक्ति पर जमीन हड़पने के लिए कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने आरोप लगाया था, उसकी नियुक्ति हाइजेनिक यूनिट में कर दी जाती है। और इसी दौरान 2019 की बात बता रहे हैं, इसी दौरान यूरोपीय राजकीय दल का आगमन होता है और उसके स्वागत की जिम्मेदारी भी देवेंद्र सिंह को दी जाती है। एक अति संवेदनशील जिम्मेदारी मानी जाती है यूरोपीय राजकीय दल की यात्रा को, और उसमें सिंह को जिम्मेदारी देना क्या साबित करता है, जबकि 2004 में अफजल गुरु उनका नाम ले चुका था। अफजल गुरु का दावा था कि सिंह ने उन्हें एक आतंकी को दिल्ली ले जाने और ठहराने का आदेश दिया था। उस समय इसकी जांच जरूर हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा अधिकारी देवेंद्र सिंह, जिसकी पृष्ठभूमि संदिग्ध हो, कैसे इतने महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती की जा सकती थी, जबकि ये देश सालों से आतंकवाद से जूझ रहा है।
त्रस्त है, परेशान है। क्या खुफिया एजेंसी ने इसकी निगरानी रखी? जब अफजल गुरु ने आरोप लगाया तो उसके बाद क्या ये खुफिया एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसे व्यक्ति की हर गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए? और यही हमारी नाकामी है, जिसकी वजह से लगातार आतंकी अपने मंसूबे में सफल हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को, जब देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई तो पूरे मामले को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था और कांग्रेस ने आरोप भी लगाया था कि पुलवामा घटना के पहले 2017 में देवेंद्र सिंह वहां डीएसपी थे। हालांकि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने स्पष्ट किया कि 2018 के अंत में उसकी तैनाती श्रीनगर हवाई अड्डे पर कर दिया गया था। एनआईए की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि पुलवामा का हमला जैसे मोहम्मद ने किया था और प्रत्यक्ष सबूत के अभाव में देवेंद्र सिंह को क्या छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी खुफिया तंत्र की नाकामी और सुरक्षा चूक की बात को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई चर्चा का भी हवाला दिया था। देवेंद्र सिंह की हिजबुल आतंकवादियों से सांठगांठ और उनकी संवेदनशील स्थलों पर तैनात ने धारणा बनाई कि शायद बड़े स्तर पर कुछ छिपाया जा रहा है। देवेंद्र सिंह जमानत के बाद कहां हैं? ये बड़ा सवाल है, कोई नहीं जानता। उनकी बर्खास्तगी और जमानत के बाद कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि देवेंद्र सिंह अब कहां हैं। और शायद यही वजह है कि जैसे पहलगाम में आतंकियों ने शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, सोशल मीडिया में देवेंद्र सिंह को लेकर सवाल उठने लगे कि वे कहां हैं, सच्चाई क्यों सामने नहीं आई, आरडीएक्स कहां से आया, ऐसे सवाल अब उठने लगे। यानी अब सोचिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में इस देश के लोग कितने सजग हैं, उन्हें हर बात याद रहती है। कुछ यूजर तो यहां तक कहने लगे कि उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें बरी कर दिया गया। ये सत्ता के प्रति और आतंकवाद की लड़ाई के प्रति जनता का असंतोष और अविश्वास को दर्शाता है। दरअसल देवेंद्र सिंह का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, सिस्टम की गलती को और कमियों को उजागर करता है। ये पूरा समूचा मामला आप देखें तो दरअसल इस पूरे मामले का लब्बो-लुआब यदि आप ढूंढे तो पाएंगे देवेंद्र सिंह वाले मामले में कि चार्जशीट में देरी से उनकी जमानत हो जाती है, विभागीय जांच नहीं होने की वजह से उनके कौन कौन से सहयोगी थे, उनकी क्या गतिविधियां थी, वो ढक जाता है। अफजल गुरु के आरोप के बाद भी उसकी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती और कश्मीरी पंडितों सहित कई लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज करना, क्या ये कश्मीर जैसी जगह में होना चाहिए? ये सभी बातें मिलकर एक सवाल तो उठाती है कि क्या भारत का सुरक्षा तंत्र आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं? जबकि देवेंद्र सिंह का मामला चेतावनी था सिस्टम को, खुफिया तंत्र को, एनआईए को, सत्ता को कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमसे इस तरह की चूक आगे के दिनों में नहीं होनी चाहिए। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। संबंधितों पर कार्रवाई की जानी थी कि आखिर उसको जमानत कैसे मिल गया। क्या अब भी देवेंद्र सिंह की खुफिया निगरानी हो रही है या वह देश छोड़कर भी चला गया है? ऐसे कई सवाल हैं। सत्ता शायद दूसरे मामलों की तरह यदि ये सोच रही होगी कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को भी लंबे दिनों के बाद जनता भूल जाती है, तो उन्हें सोशल मीडिया में झांक लेना चाहिए कि किस तरीके से देवेंद्र सिंह पुलवामा के मामले को लेकर लोग अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं।